मौसम ठंडा था और बर्फ गिर रही थी। दूरदराज के पहाड़ी इलाके में शायद ही कोई ऐसा था जो रहना चाहता हो। हालांकि ये ठीक यही जगह थी जहां एक शानदार इमारत का क्षेत्र बना हुआ था। फिर भी 17 से 18 साल की एक किशोरी पतले कपड़े पहने हुए चलती हुई दिखी। उसके कदम धीमे और तेज दोनों ही लग रहे थे। अपने बालों को पोनीटेल में बांधे हुए कोई भी उसे आम हाई स्कूल की लड़की से अलग नहीं समझ सकता, जो हर जगह मिल जाती है। हालांकि उसकी उदासीन और शांत अभिव्यक्ति के कारण उसकी सुंदर अभिव्यक्ति बर्फ की राजकुमारी जैसी लग रही थी। लड़की एक गेट के सामने रुकी। उसने अपनी गहरी काली आंखों से अपने सामने खड़े दो गार्डों को देखा। मिस हुआ, आप डॉक्टर झांग से मिलने आए हैं? पहले गार्ड ने मुस्कुराते हुए पूछा। हुआ उसका असली नाम नहीं था। वास्तव में वो ये भी नहीं जानती थी कि उसका असली नाम क्या है, क्योंकि यह उपनाम उसे उन लोगों द्वारा दिया गया था जो प्रशिक्षण में उसका परिणाम देखते थे। अपनी सुंदर उपस्थिति के साथ वो एक युवा खिलते हुए फूल की तरह दिखती थी। हुआ ने अपना सिर उठाकर शांति से सिर हिलाया। डॉक्टर झांग अंदर है। दूसरे गार्ड ने पहले ही दरवाजा खोल दिया था और मिस हुआ को जाने दिया था। वो उसके सामने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि वो जानता था कि थोड़ी सी भी गलती उसकी जान ले सकती थी। हुआ ने उन दोनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब गेट खुला तो वो शांति से अंदर चली गई। उसके रवैये से ऐसा लग रहा था जैसे वो यह नहीं देख पा रही थी कि वो जिस जगह जा रही थी वो पूरी तरह से सुरक्षित थी और कोई भी उसके करीब नहीं आ सकता था। पहले गार्ड ने दूसरे गार्ड की तरफ देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाई। मिस हुआ हमेशा से ही अच्छा व्यवहार करती आई है। आप इतने डरे हुए क्यों दिख रहे हैं? आह, अरे ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उसका असली अतीत नहीं जानते। दूसरा गार्ड कांप उठा जब उसे यहाँ आने से पहले वीडियो में हुआ का लुक याद आया। उसने अपनी जीभ चटकाई। अगर तुमने उसे अपमानित करने की हिम्मत की तो तुम नहीं जान पाओगे कि तुम कैसे मरोगे। तुम क्या बात कर रहे हो? यहाँ कोई हथियार नहीं है। सेना ने पहले ही सभी सामग्रियां हटा दी हैं जिनका इस्तेमाल संभवतः लोगों को मारने के लिए किया जा सकता है। पहला गार्ड दंग रह गया। दूसरे गार्ड ने नाक भान सिकोड़ी, लेकिन कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कोई हथियार नहीं है। एक असली हत्यारा उन छोटी चीजों के बिना भी हत्या कर सकता है। उनका शरीर ही पहले से ही एक हथियार था। जब दोनों गार्ड बात कर रहे थे, हुआ ने स्वाभाविक रूप से कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह एक बड़ी सिलेंडर बिल्डिंग के अंदर चली गई थी। आसपास कोई गार्ड नहीं था, जैसे कि यह एक सुनसान जगह थी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि कोई भी उसे देखने और निगरानी करने वाला नहीं था? यह एक पूर्ण मजाक होगा। पहली मंजिल खाली थी और हुआ सीधे दूसरी मंजिल पर चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, उसे अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। क्या बकवास है! मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि लॉन्ग कियानजिंग उस छोटी सी घटना से कोमा में चली गई। उस घटिया जगह में क्या बकवास है? हुआ ने सामने देखा और देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके सामने टेलीविजन पर चिल्ला रहा था। वो बहुत परेशान लग रहा था और उसे एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो वहां थी। जब वो कुछ देर और गालियां देने के बाद पीछे मुड़ा, तभी उसे एहसास हुआ कि वो वहां थी। ओह, तुम यहाँ हो। हुआ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आ रहे हो? अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखते हुए हुआ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपको सूचित कर दिया गया है। उसकी आवाज शांत और उदासीन थी, जैसे कि वो सिर्फ ये बता रही हो कि मौसम अच्छा है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति डॉक्टर झांग ने आह भरी, लेकिन उसने खंडन नहीं किया। वो कभी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो हमेशा कैसे जान लेती थी, जबकि उसने कभी कुछ भी लीक नहीं किया था। ठीक है, मैं इसे देखने में बहुत ज्यादा तल्लीन था। डॉक्टर झांग ने टेलीविजन की ओर इशारा किया। हुआ अपनी आंखों के कोने से टीवी देख सकती थी, लेकिन उसने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। ये किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में खबर दे रहा था जो किसी अजीबोगरीब मामले के कारण घायल हो गया था और डॉक्टर झांग उस पर ध्यान दे रहे थे। बैठते हुए डॉक्टर झांग ने हुआ को अजीब भाव से देखा। वो उसकी प्रतिक्रिया के बारे में उत्सुक था, क्योंकि वो सामान्य वातावरण में नहीं पली थी, बल्कि बचपन से ही खतरों से भरी हुई थी। फिर भी वो एक बहुत ही उदासीन लड़की बन गई। आज तुम क्यों आए? क्या तुम्हें मेरी याद आती है? आज रविवार है। डॉक्टर झांग को उसके सीधे जवाब से ऐसा लगा जैसे उनके माथे पर चोट लगी हो। उसका काम हर रविवार को उनके पास रिपोर्ट करने आना था, लेकिन इसने इसे बहुत औपचारिक बना दिया। ये 17 साल की लड़की, वास्तव में क्या कोई नई प्रगति हुई है? आप इस जगह के बारे में क्या सोचते हैं? हुआ ने अपनी आंखें झपकाई। 87 लोग हैं जो मेरी हरकतों पर नजर रख रहे हैं। 40 सुरक्षा कैमरे के जरिए देख रहे हैं, बाकी सीधे देख रहे हैं। उनमें से 32 स्नाइपर हैं जो मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अपने हथियार तान रहे हैं। और फिर बंद करो, बंद करो। डॉक्टर झांग हमेशा अवाक रह जाते थे। अगर वे उसे आगे बढ़ने देते तो वो इसे सैन्य रिपोर्ट में बदल देती। लेकिन सबसे पहले उसे कैसे पता चला कि कितने लोग उसे सुरक्षा कैमरे के जरिए देख रहे हैं? आह, ऐसा नहीं था कि वो कोई रोबोट थी, वो एक इंसान थी। अरे रुको, वास्तव में इस समय 40 सुरक्षा कैमरे इसी ओर इशारा कर रहे थे, इसलिए हो सकता है कि उसका मतलब यही हो। मैं आपकी भावनाओं के बारे में पूछ रहा हूँ। हुआ असाधारण रूप से शांत थी और बिना किसी भाव के केवल डॉक्टर झांग को देख रही थी। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। फिर भी डॉक्टर झांग अवाक रह गए। बेशक हुआ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इस समय डॉक्टर झांग इतने असहाय थे कि वे टेबल पलटना चाहते थे। जितने भी मरीजों की वे सेवा कर रहे थे,
उनमें से यह मामला निस्संदेह सबसे पेचीदा था, क्योंकि उन्हें उससे जानकारी प्राप्त करने या कुछ और करने का काम नहीं सौंपा गया था। आदेश ये था कि संगठन द्वारा उसके अंदर पहले से ही डाली गई मानसिकता को खत्म करने का तरीका पता लगाया जाए। उनमें से एक ये था कि उसे यहाँ शांतिपूर्वक रहने के लिए कहा जाए, ताकि वो फिर से अराजक युद्ध क्षेत्र की मानसिकता में वापस न लौट सके। लेकिन यदि वे सैनिक उसके विरुद्ध पहरेदारी करते रहे तो वे उसकी चौकसी कैसे कम कर सकते थे? लेकिन हुआ कितना खतरनाक हो सकता है, ये सोचकर डॉक्टर झांग भी असहाय महसूस कर रहे थे। उनकी नज़र मेज पर रखी किताब पर पड़ी। उनके दोस्त ने अभी अभी उन्हें वह किताब भेजी थी और उन्होंने इसे अपने खाली समय में पढ़ा और यह भी बताया कि इस बार वे इसके लिए एक बहुत ही खास सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बात है, इस पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करें और फिर मुझे बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। हुआ ने उपन्यास देखा और उसे उठा लिया। उसकी हरकतें धीमी और बिना किसी जल्दबाजी के दिख रही थी, जो बहुत स्वाभाविक लग रहा था। कवर पर युद्ध के मैदान के बीच में एक युवक की तस्वीर थी और हुआ ने किताब को पलटकर सारांश देखा। लॉन्ग कियान जिंग अचानक प्राचीन दुनिया में स्थानांतरित हो गया। क्या आधुनिक दुनिया का कोई व्यक्ति इतनी सारी योजनाओं का सामना करते हुए जीवित रह सकता है? इसे पढ़ते हुए हुआ ने अपना सिर उठाकर डॉक्टर झांग की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह नाम पहचान गई थी। क्या यह वही नाम नहीं था जिस पर डॉक्टर झांग ने अंदर आते समय अफसोस जताया था? डॉक्टर झांग खांसते हुए बोला, ये कुछ इस तरह है, मुझे वुक्सिया की कहानियां बहुत पसंद है और उनमें से बहुत सी कहानियां मुख्य पात्र के भविष्य से आने से शुरू होती हैं। मैंने अपने दोस्त से इसे लिखने के लिए कहा। खांसते हुए, हालांकि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि कहानी बहुत ही रोमांचक है। हुआ ने डॉक्टर झांग की ओर ऐसे देखा जैसे पूछ रही हो, क्या यह महत्वपूर्ण है? ये जानते हुए कि उसे प्रभावित करने का उसका प्रयास विफल हो गया, वो फिर खांसने लगा। खैर, अगले सप्ताह मुझे किताब के बारे में अपनी राय बताओ। आज मैं तुमसे और कुछ नहीं पूछ सकता। उसकी बातें सुनकर हुआ बिना किसी हड़बड़ी के किताब हाथ में लेकर खड़ी हो गई। वो सहजता से व्यवहार कर रही थी, लेकिन जो पहरेदार उसे देख रहे थे उन्हें लगा कि वे उसकी हरकतों का पीछा नहीं कर पा रहे हैं। ये सचमुच अजीब था। कप्तान, हुआ अपने कमरे में वापस लौट रही है। कप्तान, हमारा दृश्य अवरुद्ध है। कप्तान उदास था। हालांकि हुआ हमेशा एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी हरकतें उनके घात स्थान को ध्यान में रखकर की गई थी। उसकी हर हरकत जानबूझकर की गई थी और यहाँ तक कि नींद में भी वह थोड़ी सी भी रुकावट पर जाग जाती थी। उसे संभालना कितना कठिन था। आह कैप्टन, हमें उसे क्यों जीवित रखना है? एक अन्य सैनिक ने आंसू के साथ पूछा। उसे ऐसा लग रहा था कि वह नरक से गुजर रहा है, क्योंकि वह इस हत्यारे को देख रहा था, जो किसी भी तरह से एक साधारण हाई स्कूल की लड़की से अलग नहीं दिख रही थी। रहो, यह ऊपर से आदेश है और मुझे स्वाभाविक रूप से कुछ भी पता नहीं था। कप्तान उदास था। अब उसने क्या किया? पढ़ना। वो सचमुच वो बेकार उपन्यास पढ़ रही है जो डॉक्टर झांग ने उसे दिया था? हाँ, कैप्टन के होंठ फड़कने लगे और उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। डॉक्टर झांग मनोविज्ञान और मानवीय संपर्क के विशेषज्ञ थे, लेकिन वे हुआ को समझ नहीं पाए। यही कारण था कि उन्हें उसकी हरकतों पर नजर रखने के लिए यहाँ रखा गया था और उन्होंने जो पाया उसकी रिपोर्ट दी। हालांकि वो एक अच्छा डॉक्टर था, लेकिन एक समस्या थी। उसे साजिशों वाली कहानियां और वूक्सिया उपन्यास पसंद थे। उसके कारण उसके सबसे अच्छे दोस्त ने कई उपन्यास लिखे थे जो सिर्फ उसके लिए लिखे गए थे। लॉन्ग कियान जिंग के बारे में वो उपन्यास उनमें से एक था। हुआ को इस तरह का उपन्यास सौंपते हुए उसे सचमुच आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर झांग के दिमाग में क्या गड़बड़ है। समय बीतता गया। हुआ जिस छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, उसके अंदर छोटी लड़की बैठी हुई थी और उसके सामने किताब रखी हुई थी। वह आसानी से तेजी से पढ़ सकती थी और कोई भी जानकारी छूटती नहीं थी, क्योंकि यह पहले से ही उसके प्रशिक्षण का हिस्सा था। उसके सामने रखी किताब की विषय वस्तु कोई अपवाद नहीं थी। ये वास्तव में एक सामान्य कहानी थी जो हर जगह मिल सकती थी। हालांकि उसे स्वयं उपन्यास पढ़ने में कभी रुचि नहीं थी। हुआ की आंखें अचानक सिकुड़ गई जब उसने किताब पढ़ना समाप्त किया। खड़े होते हुए वह एक दिशा में देखती हुई गंभीर नजर आई। बिना किसी चेतावनी के उसका शरीर तेजी से बाथरूम की ओर बढ़ा और उसे अंदर से बंद कर दिया। गड़गड़ाहट बाहर धरती तेज गति से हिल रही थी। हुआ की अचानक हरकत से सिपाही दंग रह गए, लेकिन उन्हें यह जानकर चिंता हुई कि गुप्त संस्थान की दिशा में एक बड़ा हिमस्खलन हो रहा है। टकराना। मिट्टी की बड़ी मात्रा ने सब कुछ बहा दिया। बड़ी संस्था पूरी तरह से मिट्टी से ढक गई, जिससे जीवित बचे लोगों को खोजने का कोई भी प्रयास बेहद कमजोर हो गया। ये तो कहना ही क्या कि दफन होने के 15 मिनट बाद भी मृत होने जैसा ही था। हुआ बाथरूम के अंदर बेहोश हो गई जब धरती ने उसे गिरा दिया। मनुष्य वास्तव में प्रकृति के सामने टिक नहीं सकता, चाहे उसने अपने शरीर को कितना भी प्रशिक्षित क्यों न कर लिया हो। क्या मैं मर गया? खुद से सवाल पूछते समय भी हुआ बहुत शांत थी। हालांकि उसे लगा कि उसका शरीर कांप रहा है, जैसे कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो। अगले ही पल उसने रोने और सिसकने की आवाज सुनी। मिस, कृपया जाग जाइए। बूढ़ी मैडम अब आपको यहाँ आने के लिए दोष नहीं देंगी, इसलिए कृपया जाग जाइए। बूढ़ी मैडम। याद। हुआ उन शब्दों से अपरिचित थी, लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी गहरी ओब्सीडियन आंखें छत और कमरे को तुरंत स्कैन कर रही थी। यह एक बड़ा कमरा था जिसमें बेहतरीन सजावट थी।
वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके बगल में एक छोटी लड़की लेटी हुई थी जो रो रही थी और सिसकियां ले रही थी। उसके पास ही करीब 14 या 15 साल की एक युवती उसे उपहासपूर्ण भाव से देख रही थी। उसके पीछे कुछ और युवतियां भी थीं जो उससे कुछ ज्यादा उम्र की नहीं थीं। वे सभी लंबी आस्तीन वाली ढीली ढाली पोशाक पहने हुए थीं। सामने की ओर चमकीले रंग की पोशाक पहने महिला को छोड़कर बाकी सभी तुलनात्मक रूप से फीकी दिख रही थीं। ये सचमुच प्राचीन विश्व जैसा लग रहा था। देखो, वो पहले से ही जाग चुकी है। क्या तुम हंगामा मचाने जा रहे हो? तुम यहाँ सिर्फ दादी से मिलने आए हो और फिर भी चाय पीते ही बेहोश हो गए। कितना हास्यास्पद है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हारी चाल में फंस जाएंगे? आरोप सुनकर हुआ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है और फिर भी वो कभी भी आवेगपूर्ण व्यक्ति नहीं थी। बैठते समय वो जड़ी बूटियों की विशिष्ट गंध को हल्की सी सूंघ सकती थी। इस यौगिक को पहचानते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये जहर था? अरे, अब तुम जाग गई हो तो भाग सकती हो। महिला ने अपनी थोड़ी उठाई। हुआ के बगल में बैठी युवा लड़की ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। मिस लॉन्ग, मैडम के हाल ही में गुजर जाने की वजह से मिस की तबीयत खराब है। कृपया उन्हें अचानक बेहोश हो जाने के लिए माफ करें। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो यहाँ आई है। क्या वो सोचती है कि मिस लॉन्ग नामक महिला भड़कने ही वाली थी कि किसी ने उसे टोक दिया? मेरी प्यारी जीजी, अभी भी सुबह है और दादी आराम कर रही है। क्या तुम घर में सभी को जगाना चाहती हो? प्रवेश द्वार से एक मधुर आवाज आई। लगभग 12 से 13 साल की उम्र का एक छोटा लड़का अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए खड़ा था। उसने लंबी आस्तीन वाली क्लासिक नीली लंबी पोशाक पहन रखी थी। साफ सुथरी शक्ल सूरत के कारण वो आसानी से एक युवा विद्वान लग सकता था अगर उसकी उम्र बेमेल न होती। हालांकि उसने जो हल्का दबाव छोड़ा वो अनुभवी सैनिकों से किसी भी तरह कम नहीं था। तुम वापस कब लौटी, लॉन्ग कियानजिंग? मिस लॉन्ग ने ठंडी आवाज में पूछा। हुआ बिस्तर से उठकर चुपचाप उन्हें देख रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे घूम रही थी ताकि वो जो कुछ भी देख सकती थी उसे कैद कर सके, जबकि उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। लॉन्ग कियानजिंग नाम उसके लिए अपरिचित नहीं था। आखिरकार उसने डॉक्टर द्वारा दिए गए उस मोटे उपन्यास को खत्म करने में कई घंटे लगाए थे। मुख्य पात्र का नाम लॉन्ग कियानजिंग था और यह नाम उस उपन्यास में अनगिनत बार आया था जिसे उसने अभी अभी पढ़ा था। महामहिम भूगोल के बारे में सीखने से पहले थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने कुछ नोट्स लेने के लिए वापस लौटता हूँ। लॉन्ग कियानजिंग अभी भी धीरे से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कभी कोई खुशी नहीं थी। उसकी आवाज सुकून देने वाली थी, हालांकि उसकी कम उम्र के कारण यह अभी भी कुछ हद तक बचकानी थी। क्या ऐसा है? मिस लॉन्ग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम? मिस नान मेरी मंगेतर है। चूंकि वे दादी से मिलने जा चुकी हैं, इसलिए मैं उन्हें गेट तक ले चलता हूँ, लॉन्ग कियानजिंग ने धीमे स्वर में कहा। उसकी नजर बिस्तर पर लेटी हुई हुआ की आकृति पर पड़ी। मिस नान? नान हुआ नाम ने हुआ के दिमाग में एक घंटी बजा दी। उपन्यास को लॉन्ग कियानजिंग के दृष्टिकोण से बताया गया था और कहा गया था कि उपन्यास में उनकी एक मंगेतर थी जिसका नाम नान हुआ था। नान हुआ एक ठंडी व्यक्ति थी, लेकिन चूंकि वो नान परिवार की मुख्य बेटी थी, इसलिए वो लॉन्ग कियानजिंग के लिए एक मैच थी, जो जल्द ही एक महान जनरल बन गया। लॉन्ग कियानजिंग की एक बड़ी बहन थी, उसका नाम लॉन्ग जूनियान था। अपने बहादुर व्यक्तित्व और लॉन्ग परिवार से मुक्त होने की इच्छा के कारण उसका अपने भाई के साथ रिश्ता खराब था। लॉन्ग कियानजिंग से अपनी नफरत के कारण वो अक्सर नान हुआ के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती थी, जो शादी से पहले लॉन्ग कियानजिंग की मंगेतर थी। चूंकि उपन्यास की शुरुआत में लॉन्ग जूनियान पहले से ही 14 साल की थी, इसलिए इस किरदार को कहानी से गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी और वो उपन्यास की शुरुआत में कभी कभार ही दिखाई देती थी। हुआ, जो अब नान हुआ में बदल गई थी, ने लॉन्ग कियानजिंग की ओर देखा। उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसे लगा कि वो किसी तरह नान हुआ में बदल गई है। कैसे? उसे कुछ भी पता नहीं था। उसे बस इतना पता था कि वो उपन्यास में प्रवेश कर चुकी है और मुख्य पात्र की मंगेतर नान हुआ में बदल चुकी है। साथ ही यह अब उपन्यास नहीं बल्कि उसकी वास्तविकता थी और उसे खुद भी नहीं पता था कि वो वापस आ पाएगी या नहीं। इसके अलावा यदि वो वापस लौट भी आती तो भी उसका शरीर पहले ही नष्ट हो चुका होता, क्योंकि वो हिमस्खलन में जिंदा दफन हो गई थी। चूंकि यह मामला था, इसलिए उसे नान हुआ की भूमिका अच्छी तरह से निभानी चाहिए। क्या यह उचित भी है? लॉन्ग जूनियान ने लॉन्ग कियानजिंग को घूर कर देखा। आप उसे वापस भेजने जा रहे हैं, लेकिन क्या आप उन अफवाहों के बारे में सोचते हैं जो इसकी वजह से फैल सकती हैं? जी, मैं उसे केवल गेट पर वापस भेज रहा हूँ। यह अनुचित कैसे है? लॉन्ग कियानजिंग ने अपनी बड़ी बहन की ओर देखा, अपनी आंखें घुमाने की इच्छा को रोकते हुए। वो इस दुनिया में आने के बाद से ही खुद को रोके हुए था, क्योंकि आधुनिक दुनिया और प्राचीन दुनिया के बीच का कानून बहुत अलग था। उसके लिए हमेशा की तरह व्यवहार करना सचमुच कठिन था। इसके अलावा वो अभी बच्चा ही था और उसकी मंगेतर उससे भी छोटी थी। अगर वे दोनों साथ भी दिखे तो ऐसा लगेगा कि दो बच्चे साथ खेल रहे हैं, न कि कोई जोड़ा व्यभिचार कर रहा है। आपकी दयालुता के लिए बहुत धन्यवाद, यंग मास्टर लॉन्ग, नान हुआ ने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्योंकि उसे नाटक देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी आवाज सुनकर नान हुआ अंदर से चौंक गई। वो पहले से ही 17 साल की थी, इसलिए उसकी आवाज परिपक्व हो गई थी, लेकिन अभी जो आवाज उसने सुनी थी वो स्पष्ट रूप से एक युवा लड़की की ऊंची आवाज थी,
अपने हाथ को देखते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे नीचे झुक गईं। छोटे छोटे हाथ एक छोटी बच्ची के थे, शायद 8 से 9 साल की। ये समय रेखा उसे ठीक से पता नहीं था कि यह उपन्यास में कब थी। उपन्यास मुख्य रूप से लॉन्ग कियानजिंग पर केंद्रित था, इसलिए नानहुआ को इस बात का कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं था कि वर्तमान समय रेखा कब थी। हालांकि वो अनुमान लगा सकती थी कि यह अभी भी उपन्यास की शुरुआत में था। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमेशा उपन्यास में लिखे अनुसार ही होगा, क्योंकि उसके स्वरूप के साथ कुछ चीजें बदल सकती हैं। लॉन्ग कियानजिंग ने फिर नानहुआ की ओर देखा, जो अप्रत्याशित रूप से बोल पड़ी। अब तक उसे जो पता था उसके अनुसार वह एक शांत और शर्मीली महिला थी, जो अपने लिए बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती थी। वो धीरे से मुस्कुराया, ऐसी स्थिति में चलो चलते हैं, कृपया मुझे माफ करें। जी जी। लॉन्ग जू नियान अभी भी अपने छोटे भाई को कोसना चाहती थी, लेकिन इस कठोरता को व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं था। उसका छोटा भाई हमेशा से ही आंखों में खटकता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे समझना मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भाई में परिवर्तन आना शुरू हो गया था जब उसे अग्रिम मोर्चे से राजधानी शहर वापस भेज दिया गया था। उसने देखा कि लॉन्ग कियानजिंग नानहुआ की ओर बढ़ रहा था। दोनों छोटे बच्चे धीमी गति से बाहर निकल रहे थे, न तो कोई जल्दी थी और न ही कोई सुस्ती। ये दृश्य उसकी आंखों को दुखा रहा था। मिस लॉन्ग शू नियान के बगल में बैठी नौकरानी ने आवाज लगाई, कब गायब है? गायब? लॉन्ग जू नियान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने व्यंग्य किया, अगर यह गायब भी है तो क्या हुआ? ये सिर्फ एक आम चाय है और मुझे कुछ नहीं पता। नौकरानी मुस्कुराई, मिस बुद्धिमान है। जब लॉन्ग जू नियान अंदर गंदगी साफ कर रहा था, लॉन्ग कियानजिंग नानहुआ के साथ गेट की ओर चला गया। उसने अपनी गति धीमी कर दी ताकि वह अपने बगल में बैठी छोटी लड़की के साथ कदम से कदम मिला सके, जो धीमी गति से चल रही थी। नानहुआ का चेहरा बहुत सुंदर था, भले ही उसने खुद इसे नहीं देखा था। उसकी त्वचा गोरी थी और उसका चेहरा गोल था, जो देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। उसकी भौहें उसे सुंदर एहसास देती थीं और ये तथ्य कि वह आमतौर पर शांत रहती थी उसके शर्मीलेपन को और बढ़ा देता था। अगर कोई उसका वर्णन करना चाहे तो वे कहेंगे कि वो चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी दिखती थी। क्योंकि वो शोक की अवधि में थी, नानहुआ ने हल्के आड़ू रंग की पोशाक पहनी थी। यह उसके साथ अच्छी तरह से मेल खाता था और उसे कमजोर दिखा रहा था, जिससे उसे और भी अधिक बचाने की इच्छा हुई। छोटी लड़की को देखते हुए लॉन्ग कियानजिंग को अपनी छोटी भतीजी की याद आ गई और उसने अंदर ही अंदर आह भरी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और नानहुआ के गाल पर चुटकी काटी। छोटी लड़की, अगर तुम लॉन्ग जू नियान के लिए उपयुक्त नहीं हो तो मुसीबत मोल लेने के लिए यहां मत आना। नानहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसकी आंखें लॉन्ग कियानजिंग को पूछताछ से देख रही थी, उसके शरारती हाथ को अनदेखा कर रही थी जो उसे चुटकी काट रहा था। उसके पीछे नानहुआ की नौकरानी गुस्से में थी, मिस, उसके हाथ पर थप्पड़ मारो। तुम उसे इतनी लापरवाही से अपना गाल कैसे छूने दे सकती हो? नानहुआ को नहीं पता था कि उसका नौकर क्या सोच रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से यह इतना अजीब नहीं था। आधुनिक दुनिया में जोड़ों के लिए सिर थपथपाना, हाथ पकड़ना या ऐसा कुछ करना बहुत आम बात है, और भले ही वो लॉन्ग कियानजिंग के साथ खुद के बारे में ऐसा नहीं सोचती थी, लेकिन वो उसका मंगेतर था, तो ये ठीक होना चाहिए। उसके पास कोई अनुभव नहीं था और उसने लॉन्ग कियानजिंग को ही आगे बढ़ने दिया। वैसे भी उसके पास मूल नानहुआ की याददाश्त नहीं थी, इसलिए उसकी राय में सब कुछ नया है। मैं यहाँ बूढ़ी मैडम लॉन्ग से मिलने आया हूँ, नानहुआ ने जवाब दिया। लॉन्ग शू नियान ने जो कहा उसके आधार पर वो लॉन्ग कियानजिंग की दादी से मिलने यहाँ आए थी। वो बीमार हो सकती है, क्योंकि नौकरानी ने कहा कि नानहुआ अपने शोक की अवधि में है, लेकिन फिर भी यहाँ आए है। उपन्यास की शुरुआत में ये घटना थी, अगर वह गलत नहीं थी, लेकिन इसका केवल संक्षिप्त उल्लेख किया गया था। लॉन्ग कियानजिंग महल में देर से लौटा क्योंकि उसने अपनी मंगेतर को लॉन्ग परिवार में अपनी बहन की बदमाशी से बचाने में मदद की थी, जब मंगेतर अपनी बीमार दादी से मिलने गई थी। इसके अलावा कोई और स्पष्टीकरण नहीं था। खैर, ये वुक्सिया उपन्यास था, न कि महल साजिश उपन्यास, इसलिए यह अजीब नहीं था कि यह पूरी तरह से मुख्य चरित्र पर केंद्रित होगा। लॉन्ग कियानजिंग ने आह भरी। उसने नानहुआ के गाल को हल्के से चुटकी ली, ये सोचकर कि यह कितना मुलायम है। ये छोटी लड़की वास्तव में लापरवाह थी। जब मैं दूर रहूं तो यहां मत आना। लॉन्ग जू नियान तुम्हें पसंद नहीं करता था। जब वह अपनी बड़ी बहन के सामने नहीं होता था तो लॉन्ग कियानजिंग लॉन्ग जू नियान को जीजी कहकर नहीं बुलाता था। यह स्पष्ट था कि वह अपनी बहन को नापसंद करता था, शायद नफरत की हद तक। मैं समझता हूं। लॉन्ग कियानजिंग ने सिर हिलाया और उसका हाथ छोड़ दिया। इस समय नौकरानी अचानक आगे बढ़ी। युवा मास्टर लॉन्ग, कृपया अपनी दूरी बनाए रखें। अगर अफवाहें फैलती हैं तो यह अच्छा नहीं होगा। तुम, लॉन्ग कियानजिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, यह महसूस करते हुए कि प्राचीन दुनिया के नियम अत्यधिक जटिल थे। यह जियाओ यू है, मिस नान की निजी नौकरानी लड़की जियाओ यू ने धीरे से उत्तर दिया। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। जियाओ यू अवाक रह गया। यहाँ कोई न भी हो तो भी अगर अफवाहें फैलती हैं तो यह अच्छा नहीं होगा। इस युवा मास्टर को समझना इतना मुश्किल क्यों है? वे अभी युवा हो सकते हैं, लेकिन अगर वे थोड़े बड़े होते तो आज उनके व्यवहार की आलोचना की जाती। वो मदद के लिए अपनी मिस की ओर देखने लगी, लेकिन उसने देखा कि नानहुआ शांत दृष्टि से सामने देख रही थी।
मिस, आप इतनी चुप क्यों हैं? वे तीनों गेट पर पहुंच गए। लॉन्ग कियान जिंग ने गाड़ी को सामने देखा और नान हुआ की ओर देखा। घर जाते समय सावधान रहना, मिस नान। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद, यंग मास्टर लॉन्ग। नान हुआ ने अनाड़ीपन से सिर झुकाया और फिर गाड़ी की ओर चल पड़ी। उसे शिष्टाचार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और वो सिर्फ थोड़ा बहुत जानती थी, इसलिए उसकी हरकतें उतनी अच्छी नहीं थी। जियाओ यून ने भी लॉन्ग कियान जिंग को प्रणाम करने के बाद नान हुआ के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। नान हुआ को जाते देख लॉन्ग कियान जिंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसे जो याद था उसके अनुसार छोटी लड़की के पास अच्छे शिष्टाचार थे, भले ही अन्य क्षेत्रों में उसकी प्रतिभा थोड़ी कम थी। क्या उसकी बहन ने आज छोटी लड़की के लिए चीजें मुश्किल बना दी थी? लॉन्ग कियान जिंग ने आह भरी और हल्के से अपना सिर हिलाया। इस युग में यह अनुमान लगाना वास्तव में कठिन था कि महिलाएं क्या सोच रही थीं। युवा स्वामी, महल लौटने का समय हो गया है, एक नौकर आया और झुककर बोला। महल में जाओ, लॉन्ग कियान जिंग ने अपना हाथ हिलाया। हालांकि नान हुआ आज थोड़ी अलग थी, लेकिन उसने उसे थोड़ा ही नोटिस किया क्योंकि वो उसकी पिछली दुनिया में उसकी भतीजी के समान थी। अभी उसके दिमाग में कई और बातें चल रही थी। नान हुआ गाड़ी में बैठी हुई थी और शानदार गाड़ी को देख रही थी, साथ ही उपन्यास से नान परिवार के बारे में जो जानकारी उसे पता थी उसे छांट रही थी। नान परिवार का नेतृत्व उसके पिता कर रहे थे, जो महल में एक महत्वपूर्ण मंत्री थे। उनका पद ऊंचा था, लेकिन उपन्यास में कभी भी स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया था। हालांकि नान हुआ अपने पिता के साथ नहीं रहती थी क्योंकि उसकी मां का उसके पिता के साथ कुछ विवाद था। इसके बजाय वह अपने दादा के साथ रहती थी, जो एक महान सेनापति थे और कुछ समय पहले ही राजधानी शहर वापस लौटे थे। मिस, हम आ गए हैं। नान हुआ ने सिर हिलाया और गाड़ी से उतर गया। निवास बड़ा था और वहां कई पहरेदार खड़े थे। जिस तरह से ये दिखता था वो वास्तव में एक महान जनरल के निवास के रूप में अपने नाम के अनुरूप था। अपनी आंखें नीची करके नान हुआ बस गेट की ओर चली गई। गार्ड उसे पहले से ही जानते थे और स्वाभाविक रूप से गेट खोलकर उसे अंदर जाने देने में संकोच नहीं किया। जैसे ही नान हुआ अंदर आया, उसे साफ साफ महसूस हुआ कि माहौल व्यवस्थित है। नौकर चाकर सब सावधानी से काम कर रहे थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनसे कोई गलती न हो। जब उन्होंने नान हुआ को देखा तो सबने रास्ता बनाया और सिर झुकाया। वे सभी सम्मानजनक व्यवहार कर रहे थे। इतना दमनकारी माहौल। नान हुआ को ये बात स्पष्ट थी कि नौकरों के इतने व्यवस्थित होने का एकमात्र कारण ये था कि मालिक निर्दयी था। उसके दादाजी बहुत सख्त व्यक्ति होंगे। वो वास्तव में सोच रही थी कि वो कैसे दिखते होंगे। हुआ, तुम वापस आ गई हो? घर से एक बचकानी आवाज आई और उसके बाद लगभग उसकी ही उम्र का एक छोटा लड़का बाहर भागा। लड़के का चेहरा गोल था, जो थोड़ा लाल था। नीले रंग का ब्रोकेड लबादा पहने हुए वह प्यारा और सुंदर दोनों लग रहा था। नान हुआ को देखते ही उसकी गहरी ओब्सीडियन आंखें चमक उठी। लुओ, नान हुआ ने अभिवादन किया। यह इस दुनिया में उसका जुड़वा भाई है, नान लुओ। हुआ, शिष्टाचार की अनदेखी करते हुए नान लुओ ने दौड़कर नान हुआ को गले लगा लिया। नौकर घबरा गए, लेकिन उन्होंने देखा कि नान हुआ शांत थी और अपने भाई की पीठ सहला रही थी। भले ही नान हुआ खुद इससे सहज नहीं थी, लेकिन नान लुओ उसका परिवार का सदस्य था, इसलिए उसे अलग थलग नहीं रहना चाहिए था। मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित था कि चुड़ैल फिर से जीवित तुम्हारी खाल उतारने की कोशिश करेगी। नान लुओ, पीछे से एक चेतावनी भरी आवाज आई। नान हुआ ने अपना सिर उठाया और पीछे की ओर देखा। एक बूढ़ा आदमी उनकी ओर चला आ रहा था और उसके पीछे एक नौकर सावधानी से चल रहा था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसका शरीर मजबूत था और वो अभी भी काफी जोश में लग रहा था। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसकी चाल थोड़ी लंगड़ी थी। छोटा लड़का नान लुओ अकड़ गया। उसने अपनी बहन को कसकर पकड़े हुए अपना सिर घुमाया। दादाजी। अरे बदमाश, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अगर तुम अपना काम पूरा नहीं करोगे तो तुम्हें बाहर आने की अनुमति नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पीटूं? आह, मेरी मदद करो। नान लुओ जल्दी से एक तरफ भागा जब उसने देखा कि उसके दादाजी ने छड़ी उठाई है और उसे सच में पीटने की धमकी दे रहे हैं। नौकर असहाय थे जब उन्होंने देखा कि छोटा लड़का इस तरह इधर उधर भाग रहा है। युवा मास्टर, कृपया व्यवहार करें। नान हुआ की आंखें चमक उठी जब उसने अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को देखा। उसे लगा कि वह वास्तव में नाराज नहीं था, जैसा कि उसने सोचा था। बूढ़े मास्टर नान ने अपनी छड़ी नीचे की और नान हुआ के पास चले गए। उनके शरीर में भिन्नता के कारण ऐसा लग रहा था कि वो उसके सामने एक विशालकाय व्यक्ति है। उसने अपना हाथ नीचे किया और उसके सिर को प्यार से थपथपाया। हुआ, तुम वापस आ गई हो। दादाजी, नान हुआ ने पुकारा। बूढ़े मास्टर नान ने सिर हिलाया। जब उसने नान हुआ को इतना, जबकि वह अपनी सेना को बुलाकर लॉन्ग लड़की को मजबूर करना चाहता था, लेकिन यह असंभव था। लॉन्ग परिवार भी जनरल का परिवार था और वर्तमान मुखिया एक महान जनरल था। तुलना में उसका बेटा केवल चौथे रैंक का अधिकारी था, तारानकन। ये काफी ऊंचा था, लेकिन ये कई अन्य अधिकारियों के बराबर नहीं था, और एक अधिकारी होने के नाते ओल्ड मास्टर नान को अपने बेटे से जनरल बनने की अपनी परंपरा को जारी रखने की बहुत कम उम्मीद थी। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था कि उनका बेटा वास्तव में कमजोर था, लेकिन उनका केवल एक बेटा था। इस जीवन में उनके बेटे को पदोन्नति मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। बूढ़े मास्टर नान भी अपने बेटे से इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकते थे।
न सिर्फ उनका बेटा एक अधिकारी था, बल्कि वह एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसका घर अव्यवस्थित था और जिसकी वजह से अतीत में पदोन्नति का मौका लगभग खो चुका था। यहां तक कि अब यह उनके करियर पर एक दाग बन चुका है। बूढ़े मास्टर नान जब भी अपने बेटे के बारे में सोचते थे तो सिर्फ आहें भरते थे। दुर्भाग्य से उनका सिर्फ एक बेटा था। चाहे उनका बेटा कितना भी निराशाजनक क्यों ना हो, वे संभवतः दूसरे पक्ष को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। शुक्र है कि वो अपने बेकार बेटे से ये दो प्यारे छोटे वंश पाने में कामयाब हो गया। वो अपने दो पोते पोतियों से बहुत संतुष्ट था। नान हुआ ने अपने दादाजी की तरफ देखा और एक पल के लिए इस बारे में सोचा। उसे अभी भी यह पता लगाना था कि इस दुनिया में चीजें कैसे काम करती हैं, लेकिन उपलब्ध सबूतों के आधार पर न्याय मांगना भी वैसा ही होना चाहिए, है ना? उसने ओल्ड मास्टर नान की ओर देखा और उसके मन में धीरे धीरे विचार बनने लगे। कुछ ही समय में वो अपने निर्णय पर पहुंच गई। धीरे से उसने अपने दादाजी की आस्तीन खींची। दादाजी चुप देखा तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या लॉन्ग फैमिली की उस मिस ने तुम्हें फिर से धमकाया? नान हुआ ने अपनी आंखें झपकाईं। धीरे से उसने अपना सिर हिलाया। हुआ अगर वो तुम्हें परेशान करती है तो हमें बता देना, मैं उसे पीट दूंगा। नान लुओ, जो पहले भाग रहा था, नान हुआ के पास पहुंचा। उसे सजा की परवाह नहीं थी, क्योंकि जो लोग उसकी बहन को परेशान करने की हिम्मत करते थे उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। हम्फ ब्लेटाक, बूढ़े मास्टर नान ने नान लुओ के सिर पर मारा। उसने अपना सिर हिलाया जब उसने देखा कि उसका पोता उसका हाथ पकड़कर जमीन पर बैठ गया है। तुम उसे पीटना चाहते हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी प्रतिष्ठा क्या होगी, एक बदमाश? लेकिन वो पहले हुआ को धमकाती है। नान लुओ ने विरोध किया। अगर तुम सच में अपनी बहन की मदद करना चाहते हो तो पहले सबूत जुटाओ। बूढ़े मास्टर नान इन दोनों के सामने असहाय थे। बिना किसी सबूत के तुम उस छोटी लड़की के साथ कुछ नहीं कर सकते। हुआ क्या तुम्हें कोई शिकायत है? बूढ़े मास्टर नान ने चिंतित होकर पूछा। नान हुआ के हाथ में एक कप दिखाई दिया। उसने नौकरों की जानकारी के बिना उसे छिपाकर ले गई थी। हालांकि उसका शरीर कमजोर था, फिर भी कप चुराना संभव था। हालांकि उसे अन्य चीजों के लिए और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। क्या यह सबूत के लिए पर्याप्त है? नान हुआ ने धीरे से पूछा। बूढ़े मास्टर नान दंग रह गए। उन्होंने चाय का प्याला उठाया और देखा कि अंदर अवशेष थे। जड़ी बूटियों की गंध कुछ और के साथ मिली हुई थी। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। टोंग, सामग्री की जांच करो। हाँ, बूढ़े मालिक। एक नौकर आगे बढ़ा और प्याला ले लिया। उसके कब्जों से नान हुआ यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि वह नौकरों के बीच इस निवास में सर्वोच्च स्थान वाला व्यक्ति था। क्या उसने तुम्हें जहर दिया है, बहन? नान लुओ की आंखें गहरी हो गईं। मैं अकादमी जाऊंगा और उस लॉन्ग यंग मास्टर को ढूंढूंगा। नहीं, लेकिन वे अलग है। नान हुआ ने अपनी आंखें मूंद ली। वो समझ सकती थी कि दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत अलग थे। इसके अलावा लॉन्ग कियान जिंग उसके शरीर का मंगेतर था और उसके लिए चीजें मुश्किल बनाने का कोई इरादा नहीं था। नान लुओ ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई। नान हुआ ने फिर एक बार अपने दादाजी की ओर देखा। उसकी गहरी काली आंखें स्पष्ट रूप से उसकी वास्तविक चिंता और उसके लिए निवारण खोजने के लिए बूढ़े व्यक्ति के दृढ़ संकल्प को देख सकती थी। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहले अकेला रहता था। ये देखना अजीब था। क्या ये कब पर्याप्त है, दादाजी? दुर्भाग्य से नहीं। बूढ़े मास्टर नान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अगर एक छोटा सा कप लॉन्ग शू नियान को गिराने के लिए काफी होता तो वो बहुत पहले ही मुसीबत में पड़ चुकी होती। दुर्भाग्य से चीजें इतनी सरल नहीं थी। मैं समझ गया। नान हुआ की आंखें चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि उसे अपना मौका तभी मिलेगा जब लॉन्ग जू नियान फिर से परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेगा। उसे दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करना पसंद नहीं था, लेकिन अगर दूसरे उसके लिए परेशानी खड़ी करना चाहते हैं तो उसे निर्दयी होने का दोष न दें। अभी उसे इस संसार के नियम और रीति रिवाजों से परिचित होने की आवश्यकता थी। वो लापरवाही से अपनी कब्र नहीं खोदना चाहती थी। मरीज, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो उसने बचपन से ही सीख ली थी। उसमें धैर्य की कोई कमी नहीं थी। हुआ क्या तुम थक गई हो? बूढ़े मास्टर नान ने नर्म स्वर में पूछा जब उसने उसे सीधे आगे देखते हुए देखा। उसने उसे नीचे बिठाया और फिर अपनी पोती के सामने झुक गया ताकि वह उसका चेहरा सीधे देख सके। उनके शरीर में बहुत अंतर था, जिससे उसके लिए अपने पोते का चेहरा सीधे देखना मुश्किल हो गया। अब जब वह अपनी पोती के समान आंखों के स्तर पर था तो वह सीधे उसकी गहरी ऑब्सीडियन आंखों को देख सकता था। पहले की तरह यह हमेशा की तरह ठंडा था। हालांकि वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि कुछ अलग था। नान हुआ को अभी भी इस दुनिया के बारे में और अधिक जानने की जरूरत थी। आराम करना बहुत अच्छा होगा। जियो युन, बाय यिन, युवा मिस को वापस उसके क्वार्टर में ले जाओ। हाँ, बूढ़े मास्टर। ये दोनों नान हुआ की नौकर लड़कियां थीं। जब वो लॉन्ग फैमिली के घर गई तो वो केवल जियाओ यू को लेकर आई, जबकि बाय यिन घर में ही रही। बूढ़े मास्टर नान ने अपनी पोती को देखा और थोड़ा दुखी महसूस किया। जब से उनकी बहू की मृत्यु हुई है तब से नान हुआ पहले से भी ज्यादा ठंडा हो गया था। यह इस हद तक था कि उन्हें लगा कि छोटी लड़की अब पहले जैसी नहीं रही। दादाजी, क्या उस लॉन्ग लड़की ने वाकई बहन को परेशान किया था? नान लुओ की आंखें काली पड़ गई। उसकी सारी चंचल हरकतें धुएं में गायब हो गईं। वो सिर्फ तभी क्यूट बन पाता था जब वह अपनी जुड़वा बहन के सामने होता था।
बूढ़े मास्टर नान ने अपने पोते के बाल बिगाड़ दिए। अगर उसने ऐसा किया भी तो हम खुलकर कुछ नहीं कर सकते। चिंता मत करो, मैं अपनी पोती को कभी भी शिकायत नहीं होने दूंगा। मुझे बताओ अगर मैं कुछ कर सकता हूँ। तुम। बूढ़े मास्टर नान की आंखें सिकुड़ गई। वापस अंदर जाओ और अपनी कॉपी खत्म करो, नहीं तो तुम खाना नहीं खा पाओगे। नहीं दादाजी, ये शब्द नरक है। कुछ भी लेकिन वह नहीं। आह। अरे बदतमीज बच्चे, इधर आओ। देखो मैं तुम्हारी गांड पर कैसे थप्पड़ मारता हूँ। मदद करो। दूर से भी नान हुआ को अपने दादाजी द्वारा उसके जुड़वां भाई को पीटते हुए सुनाई दे रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यहाँ घर हमेशा इतना ही गुलजार रहता था। बाय येन ने देखा कि नान हुआ की गति धीमी हो गई और वह जल्दी से बोली, मिस, यंग मास्टर अभी अपना पाठ ले रहे हैं। ऐसा होना सामान्य बात है। यंग मास्टर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मिस, जियोयू ने भी असहाय होकर कहा। नान हुआ ने सिर हिलाया और चलना जारी रखा। वह एक शानदार क्वार्टर के सामने पहुंची। ये बाहर से हल्के क्रीम रंग में रंगा हुआ था और गर्म भावनाओं को प्रकट कर रहा था। वहां कई नौकर थे जो यार्ड की सफाई में व्यस्त थे। जब उन्होंने नान हुआ को देखा तो वे जल्दी से एक तरफ हट गए और अपना सिर नीचे कर लिया। एक नौकर सामने के दरवाजे पर खड़ा था और जल्दी से नान हुआ के पास गया। चलते चलते नान हुआ उपन्यास में नान हुआ के बारे में दयनीय जानकारी जुटा रहा था। मुख्य पात्र की असली मंगेतर और मुख्य पात्र के प्यार में पागल होने के कारण नान हुआ को उपन्यास में बहुत कम स्क्रीन समय मिला। एक कारण तो पुराने जमाने की परंपरा थी, दूसरा कारण यह था कि मुख्य पात्र भी प्रशिक्षण में व्यस्त था। वास्तव में उसके पास अपनी मूल मंगेतर के साथ ज्यादा बातचीत करने का समय नहीं था। ठंडा, निर्दयी, स्वार्थी और कष्टप्रद। उपन्यास में नान हुआ का वर्णन इस प्रकार किया गया है। नान हुआ को अभी ठंडा व्यवहार करने में कोई हिचक नहीं थी क्योंकि वो खुद ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो लोगों से बातचीत करने की आदी थी। बेशक वो अभिनय कर सकती थी, लेकिन उसका मूल व्यक्तित्व हमेशा थोड़ा ठंडा रहा है। उसकी नजर नौकरानी की तरफ झुक गई। नान हुआ के पास कई नौकरानियां थीं और कहानी की शुरुआत में उसके पास 3 नौकरानियां थीं, जो जियाओ यू, बाय येन और म्यू यान थीं। म्यू यान को अक्सर घर की देखभाल के लिए वहां रहने के लिए छोड़ दिया जाता था। यही वजह थी कि यह किरदार और भी कम दिखाई देता था। मैं आराम करना चाहता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ मिस। वे तीनों पीछे हट गए और उनमें से एक दरवाजे पर पहरा देने के लिए चला गया। नौकरों के लिए अपने मालिक के दरवाजे पर पहरा देना आम बात थी। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि कोई अवांछित आगंतुक न आ जाए। नान हुआ कमरे में दाखिल हुई और चारों ओर देखने लगी। कमरा किसी भी तरह से छोटा नहीं था। वहां एक बिस्तर, एक मेज, एक कुर्सी और कई अन्य फर्नीचर थे। यह स्पष्ट था कि नान हुआ को उसके दादाजी ने बहुत लाड़ प्यार दिया था क्योंकि उन्होंने उसे सब कुछ रखने की अनुमति दी थी। मेज की ओर बढ़ते हुए नान हुआ ने कुछ बांस के स्क्रॉल देखे। इस समय के दौरान कागज नहीं था। उपन्यास एक वैकल्पिक दुनिया में बनाया गया था, लेकिन ये युद्धरत राज्यों के मध्य युग की समय रेखा के समान संस्कृति का अनुसरण कर रहा था। युद्ध। नान हुआ ने विचारों को किनारे कर दिया और स्क्रॉल को देखा। किताबें रखने में सक्षम होने के लिए ये स्पष्ट था कि उसके दादा अमीर और प्रभावशाली थे। बहुत से लोग व्यक्तिगत किताबें रखने में सक्षम नहीं थे और उनमें से अधिकांश को अकादमी जाना पड़ता था। बेशक महिलाएं वहां नहीं जा सकती। उसने किताब की विषय वस्तु पढ़ी। ये दर्शन शास्त्र और इतिहास के बारे में भी थी। ऐसा लग रहा था कि असली नान हुआ भी किताबों में रुचि रखने वाला व्यक्ति था। मिस, खाने का समय हो गया है, अंदर आओ। नान हुआ ने देखा कि नौकर प्लेटें लेकर अंदर आ रहे हैं। उसने बांस के स्क्रॉल को हटा दिया और खाने के लिए मेज पर चली गई। बेसिन में हाथ धोते हुए नान हुआ ने फिर खाना शुरू कर दिया। प्राचीन दुनिया में तरह तरह के नए नए व्यंजन थे। उनका स्वाद भी भविष्य के व्यंजनों से बहुत अलग था। खैर, उसका सामान्य भोजन केवल चावल और बिना स्वाद वाली सब्जियां थीं। बाय येन ने नान हुआ को देखा और महसूस किया कि मिस सामान्य से कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। मिस, मास्टर नान चाहते हैं कि आप कल उनसे मिलने जाएं। मास्टर नान। नान हुआ को पता था कि मास्टर नान कहलाने वाला एकमात्र व्यक्ति नान हुआ का जैविक पिता नान शू चेंग ही होगा। वह भी राजधानी शहर में रहता था, लेकिन नान हुआ की मां ने उसके साथ रहने के बजाय उसके दादा के साथ रहना पसंद किया। कारण? नान हुआ ने उदासीन स्वर में पूछा। बाय येन ने दांत पीस लिए, लेकिन चूंकि वो पहले ही इसका उल्लेख कर चुकी थी, इसलिए उसे अंत तक जारी रखना पड़ा। मास्टर नान ने अभी अभी उपपत्नी को अपनी मुख्य पत्नी के रूप में पदोन्नत किया था और वह चाहते थे कि आप उनके साथ इसका जश्न मनाएं। यही कारण था कि नान हुआ की मां वापस नहीं लौटना चाहती थी। नान शू चेंग की बहुत सारी रखैलें थी और उनमें से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था रखैल कुओ। इसके अलावा रखैल कुओ का एक बेटा भी था। नान शू चेंग कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसका बेटा रखैल से पैदा हो? इस प्रकार 100 दिन का शोक काल भी समाप्त नहीं हुआ था और उसने अपनी उपपत्नियों को अपनी मुख्य पत्नी बना लिया था। नान हुआ को महसूस हुआ कि जब नाम लिए गए तो उसका दिल धड़कने लगा। ये शरीर की सहज प्रतिक्रिया होगी। वो जानती थी कि उसे अब वापस नहीं लौटना चाहिए क्योंकि यह भेड़ियों की मांद में घुसने जैसा ही होगा। मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। मैं समझ गया, मिस। मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। नान हुआ ने चुपचाप खाना जारी रखा। जैसे ही उसने अपने मुंह में और खाना भरना जारी रखा, उसकी चॉपस्टिक सुरुचिपूर्ण ढंग से हिलने लगी।
जब नानहुआ ने अपनी बात खत्म की तो नौकरानियों ने खाना और मेज साफ कर दिया। जब म्यू यान ने नानहुआ के लिए नहाने का पानी तैयार किया तो जियाओ यू ने बाई येन को उलझन भरी नजरों से देखा। तुमने यह बात मुझसे क्यों कही? मुझे जवाब देना चाहिए, है ना? बाई येन भी असहाय दिखी। उसने अपना सिर हल्के से हिलाया और अपने निचले होठों को काटा। लेकिन मास्टर नान वाकई बहुत ज्यादा है। क्या वे 100 दिन बीतने का इंतजार नहीं कर सकते? अभी तो 2 हफ्ते से भी कम समय है। जब कोई महत्वपूर्ण पद पर आसीन व्यक्ति मरता था तो 100 दिनों तक शोक मनाने की परंपरा थी। इस दौरान उन्हें जश्न मनाने, पार्टी करने या यहाँ तक कि शादी करने की भी अनुमति नहीं थी। और फिर भी नान शू चेंग ने समय बीतने से पहले ही अपनी रखैलों को अपनी मुख्य पत्नी बना लिया। बेशक ये प्रथा तब लागू नहीं होती अगर मरने वाला व्यक्ति उपपत्नी हो। जियाओ यून ने आह भरी। इसके बारे में बाहर मत बोलो, यह मिस को मुश्किल में डाल देगा। हाँ, कमरे के अंदर नानहुआ स्वाभाविक रूप से उनकी बातें सुन सकती थी। उसकी इंद्रियां हमेशा से ही तेज रही है और इस दुनिया में आने के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया। उसने कुछ नहीं कहा और नहाने और सोने का विकल्प चुना। पहले दिन उसके लिए आराम करना बेहतर होगा। अल्पविराम। अगले दिन नानहुआ ने पहली बार अनुभव किया कि दूसरे लोगों के साथ सेवा करने पर कैसा महसूस होता है। अगर उसे कहना पड़े तो वह पूरी तरह से सहज नहीं थी क्योंकि दूसरे लोगों द्वारा उसे कपड़े पहनने में मदद करना अजीब लगता था। लेकिन जटिल पोशाक को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि एक नौकरानी की आवश्यकता थी। किसी के लिए भी स्वयं उचित कपड़े पहनना कठिन होगा। मिस, बूढ़े मास्टर और युवा मास्टर निंगशू मंडप में एक साथ भोजन करना चाहते हैं। चलो वहां चले। निंगशू मंडप इस निवास के कुछ मंडपों में से एक था। उनमें से प्रत्येक का अलग अलग नाम था, लेकिन यह वह नाम था जिसका वे सबसे अधिक उपयोग करते थे। इसका कारण केवल यह था कि इस मंडप का वातावरण अन्य मंडपों की तुलना में अधिक शांत था। ये कहीं अधिक आरामदायक था। जब नानहुआ वहां पहुंची तो उसने देखा कि नान लुओ पहले से ही वहां मौजूद था। नानहुआ को देखकर उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन इससे पहले कि वह वहां पहुंच पाता, बूढ़े मास्टर नान ने उसे वहां जाने से रोक दिया था। बेटे, तुम मेरे सामने कोई शरारत नहीं करोगे, लेकिन मैं तो बस हुआ एयर को गले लगाना चाहता हूं। नान लुओ ने विरोध किया। यहां आज्ञाकारी होकर बैठो। नान लुओ ने नानहुआ को आते हुए देखा तो वह उदास हो गया। उसका चेहरा अब भी उतना ही शांत था, जैसे कि उसे प्रभावित करने वाली कोई चीज नहीं थी। ये देखकर नान लुओ सोच रहा था कि उसे फिर से मुस्कुराने के लिए क्या करना चाहिए। क्या उसे और भी मूर्ख बनना चाहिए? लेकिन अगर उसने और भी ज्यादा दुस्साहस किया तो उसके दादा उसे जेल में बंद कर देंगे। दादाजी, लुओ, नानहुआ ने धीरे से अभिवादन किया। आओ यहाँ बैठो, हुआ ए। दादाजी ने तुम्हारे सभी पसंदीदा व्यंजन तैयार किए हैं। बूढ़े मास्टर नान का स्वर बहुत नर्म हो गया। नौकरों को अपने बूढ़े मालिक को युवा मिस को लाड़ प्यार करते देखने की आदत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया। वे जानना चाहते थे कि अगर सैनिक बूढ़े मालिक को इस तरह से व्यवहार करते देखेंगे तो क्या सोचेंगे। ठंडे और निर्दयी जनरल चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी पोती को लाड़ प्यार कर रहे थे। हम विचार कुछ दिलचस्प थे, हालांकि किसी भी नौकर ने इस पर विचार करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार अपने मालिक के बारे में इस तरह सोचना प्रतिबंधित था। धन्यवाद दादाजी, बूढ़े मास्टर नान ने हाथ हिलाकर कहा। हमें अकेला छोड़ दो। नौकरों ने झुककर प्रणाम किया और हॉल से बाहर चले गए। आसपास कोई और न होने के कारण निंगशू मंडप वास्तव में अपने नाम के अनुरूप था क्योंकि इसका वातावरण वास्तव में शांत था। निंग का मतलब था शांति। आओ आओ, खाना खाएं। तुम्हारा व्यवहार कहाँ है? बूढ़े मास्टर नान ने अपने पोते को डांटा। नान लुओ ने अपने होंठ सिकोड़े और फिर शू माई के साथ प्लेटें नान हुआ की ओर बढ़ा दी। हुआ ए, इसे खाओ, ये झींगा है, तुम्हारा पसंदीदा। धन्यवाद। नान हुआ ने अपनी चॉपस्टिक उठाई और खाना शुरू कर दिया। खाना ज्यादातर चुपचाप खाया जाता था क्योंकि यह नियम था और नान लुओ भी नियमों को ज्यादा तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। उसने सिर्फ शुरुआत में ही बात की और फिर उन्होंने शांति से खाना खत्म कर दिया। अगर नान लुओ ने खाने के दौरान बोलने की हिम्मत की होती तो ओल्ड मास्टर नान ने उसे बहुत पहले ही पीट दिया होता और उसे बाहर लटका दिया होता ताकि वह बाकी लोगों के साथ खाना न खा सके। नान हुआ का खाने का तरीका बहुत अच्छा था क्योंकि उसे कुछ प्रशिक्षण मिला था। हालांकि वो अभी भी अपने दादा और नान लुओ पर नजर रखती थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो कोई गलती न करे। जब वे समाप्त कर चुके तो बूढ़े मास्टर नान ने अपने पोते की ओर घूरकर देखा। तुम्हें आज से ही प्रशिक्षण शुरू करना होगा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। नान लुओ का चेहरा सिकुड़ गया। वो अपनी जुड़वा बहन के साथ और अधिक समय तक रहना चाहता था। नान हुआ ने फिर अपने दादाजी की ओर देखा। धीरे से वो बोली, दादाजी, मैं लुओ के साथ प्रशिक्षण लेना चाहती हूँ। नान हुआ की विनती सुनकर ओल्ड मास्टर नान और नान लुओ दोनों दंग रह गए। सिर घुमाकर उन्होंने देखा कि वो उन्हें उत्सुकता से देख रही थी, मानो उसने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। हुआ लुओ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने जा रहा है। बूढ़े मास्टर नान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या तुम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना चाहते हो? हाँ दादाजी, क्या मैं आ सकती हूँ? नान हुआ ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। नान लुओ नहीं चाहता था कि उसकी छोटी बहन ट्रेनिंग करे क्योंकि यह बहुत थका देने वाला होता। और हाँ, उसके दादाजी हमेशा ट्रेनिंग में इतने सख्त थे कि हर बार ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें उल्टी जैसा महसूस होता था।
लेकिन उसके हाव भाव देखकर, दादाजी, शायद आज की ट्रेनिंग हुआ एयर के लिए थोड़ी हल्की हो सकती है। नानलुओ ने अपने दादाजी से बातचीत करने की कोशिश करते हुए गले में कुछ डालते हुए पूछा। हालांकि उसे पक्का पता था कि उसके दादाजी उसका अनुरोध स्वीकार नहीं करेंगे। बूढ़े मास्टर नान ने अपने पोते की ओर घूरकर देखा। तुम हमेशा की तरह प्रशिक्षण लोगे? हुआ, एयर बस तुम्हारा अनुसरण करेगी और अगर वह तुम्हारी गति का अनुसरण नहीं कर पाती है तो मैं उसे डांटूंगा नहीं। नान लुओ, इसमें पक्षपात क्या है? हालांकि वह अपनी छोटी बहन को थका हुआ भी नहीं देखना चाहता था, इसलिए वह सहमत हो गया। कुर्सी से नीचे उतरते हुए नान लुओ ने नान हुआ का हाथ खींचा। चलो हुआ, हम पहले कपड़े बदलने जा रहे हैं। हम प्रशिक्षण के लिए कहाँ जा रहे हैं भाई? नान हुआ ने पूछा। हाँ जरूर, निंग शू मंडप बहुत बड़ा है और पीछे एक मैदान है। ओह हाँ, आप यहाँ बहुत कम आते हैं। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, नान लुओ ने उत्साह से उत्तर दिया। दोनों बच्चों ने कपड़े बदले और फिर पीछे की ओर चले गए। जैसा कि नान हुओ ने कहा था, वहां वास्तव में एक मैदान था। यह विशाल था और इसके चारों ओर बहुत सारे बांस लगे हुए थे जो इसे रहस्यमय माहौल दे रहे थे और साथ ही दूसरों को यहां आसानी से घुसने से रोक रहे थे। बांस को देखते हुए नान हुआ ने अपने प्रशिक्षण के लिए कुछ विचार सोचे। क्या हुआ, अचानक तुम्हें ट्रेनिंग करने की इच्छा हुई? नान लुओ ने पूछा। वे दोनों ट्रेनिंग शुरू करने से पहले स्ट्रेचिंग कर रहे थे। नान हुआ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो उपन्यास से ही जानती थी कि वर्तमान में युद्ध चल रहा है और राज्य वास्तव में शांति में नहीं है। अपना समय कुछ न करने में बर्बाद करने के बजाय उसके लिए तैयार रहना बेहतर होगा। अगर वो गलत नहीं थी तो नान परिवार को युद्ध के मैदान में घसीटा जाएगा और नान हुआ पीछे नहीं रहना चाहता था। मैं आपके और दादाजी के पीछे चलना चाहता हूँ। नान लुओ दंग रह गया और उसने लगभग अपनी स्ट्रेचिंग रोक दी। उसने अपनी छोटी बहन की तरफ देखा और फिर कूदकर नान हुआ को कसकर गले लगा लिया। हुआ, एयर बहुत दयालु है। लुओ इतनी देखभाल करने वाली छोटी बहन पाकर बहुत खुश है। बच्चे, वापस अपनी स्ट्रेचिंग पर लग जाओ। बूढ़े मास्टर नान ने उन दोनों को मस्ती करते हुए देखकर अपना सिर हिलाया, लेकिन नान हुआ का जवाब सुनकर वह बस आहें भरता रहा। काश उसकी बहू अभी भी यहाँ होती तो ये बहुत अच्छा होता, क्योंकि नान हुआ को अकेलापन महसूस नहीं होता। वो युद्ध के मैदान में वापस लौटेगा और नान लुओ उसका पीछा करेगा। लेकिन नान हुआ के बारे में क्या? क्या वह युद्ध के मैदान में एक छोटी लड़की को ला सकता है? क्या स्ट्रेचिंग पूरी हो गई? बूढ़े मास्टर लुओ ने उन दोनों को दौड़ पूरी करते हुए देखा और किनारे की ओर इशारा किया। 20 चक्कर लगाओ, तुम इसका आधा भी कर सकते हो। हुआ, हाँ, वे दोनों दौड़ने लगे। नान हुआ को बहुत पहले से पता था कि उसका वर्तमान शरीर कमजोर है, इसलिए उसने अपने जुड़वा भाई से धीमी गति चुनी। उसे अपने शरीर की ताकत को जल्दी से जल्दी समझना था, नहीं तो वह अपनी वर्तमान क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर पाएगी। यह उतना कमजोर नहीं है जितना मैंने सोचा था। उसे आश्चर्य हुआ कि वो अभी भी अपने जुड़वा भाई की तुलना में आधे से भी बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रही। ऐसा लगता था कि मूल नान हुआ कभी कभी अपने भाई के साथ अभ्यास करने के लिए जाती थी क्योंकि उसके पास कुछ बुनियादी चीजें थीं। हालांकि नान हुआ की राय में यह अभी भी बहुत कमजोर था। 14 चक्कर और 20 चक्कर। बूढ़े मास्टर नान ने नान लुओ को घूरकर देखा। क्या तुमने जानबूझकर गति धीमी कर दी? मैं नहीं हूं। नान लुओ दुखी था। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। ठीक है, उसकी बहन बेहतर थी क्योंकि वो आमतौर पर केवल आधा चक्कर ही पूरा कर पाती थी जबकि वो पूरा चक्कर पूरा कर लेता था। वैसे भी हम बुनियादी तलवार चाल प्रशिक्षण से शुरू करेंगे। लो, इसे 1000 बार घुमाओ। हुआ, बस वही करो जो तुम कर सकते हो। दोनों बच्चों को लकड़ी की तलवारें दी गईं और उन्होंने प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। नान हुआ नान लुओ के पीछे पीछे चल रही थी और अपना हाथ घुमाती रही। 100 की गिनती पर उसका हाथ सुन्न होने लगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ओल्ड मास्टर नान ने उसे अपनी गति से काम करने के लिए कहा। अंत में नान हुआ ने बीच में कुछ ब्रेक लिए और जब नान लुओ ने समाप्त किया तब तक वो केवल 600 बार ही झूलने में सफल रही। उसका शरीर सचमुच कमजोर था। अपने मूल जीवन में भी वो इस उम्र में इतनी कमजोर कभी नहीं हुई थी। आखिरकार उसने 10 साल की उम्र में अपने मिशन शुरू कर दिए थे और अगले 6 से 7 वर्षों तक वो उन सभी को मारने के लिए युद्ध के मैदान में घूमती रही जिन्हें मारने का काम उसे सौंपा गया था। पहले दिन की ट्रेनिंग बहुत कठिन थी और नान हुआ ने अपना ज्यादातर समय अपनी स्थिति को समायोजित करने में बिताया। शाम को उसने नान लुओ को उन सैनिकों के साथ मुकाबला करते देखा जिन्हें ओल्ड मास्टर नान ने अग्रिम मोर्चे से लाया था। वे सैनिक थे जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, इसलिए उसने उन्हें निवास में आने की अनुमति दी। कुछ सप्ताह तक यही दिनचर्या चलती रही। नान हुआ हर बार बेहतर और बेहतर होती जा रही थी। वो ये भी देख सकती थी कि उसका शरीर उतना बुरा नहीं था, बल्कि उसमें तेजी से सुधार हो रहा था। शायद ये फिर से जवान शरीर पाने का फायदा था। वहां एक अकादमी थी, लेकिन नान लुओ मार्शल आर्ट सीखने की तुलना में अभ्यास करने में ज्यादा समय बिताता था, इसलिए वो शायद ही कभी वहां आता था। जहां तक नान हुआ की बात है, वहां महिलाओं के लिए कोई अकादमी नहीं थी जिससे उसे निवास में स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति मिलती थी। मूलतः उसे महिलाओं के लिए 4 कलाएं सीखनी थी, लेकिन ओल्ड मास्टर नान ने इस ओर आंखें मूंद ली। मेरी पोती जो कुछ भी सीखना चाहती है वो सीख सकती है। यदि वो सीखना नहीं चाहती तो सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इस प्रकार नान हुआ के लिए निवास में जो कुछ भी करना था वो करना बहुत आसान था। ये हर समय अपने भाई के साथ शांतिपूर्ण और जीवंत रहता था। तुम धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो। नान लुओ ने अपनी छोटी बहन को एक जटिल भावना के साथ देखा। उसे इस स्तर तक प्रशिक्षित होने में काफी समय लगा और फिर भी उसकी छोटी बहन इतनी तेजी से प्रशिक्षित होने में कामयाब रही। नान लुओ की तरह ही नान हुआ ने कुछ हफ्तों तक अभ्यास करने के बाद लगभग उतनी ही संख्या में प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। इसका कुछ संबंध उसके अपने दृढ़ संकल्प से हो सकता है, क्योंकि वो तेजी से मजबूत बनने के लिए खुद को सीमा तक धकेलती रही। भाई बेहतर कर सकते हैं, नान हुआ ने टिप्पणी की। नान लुओ ने अपने होंठ सिकोड़े और उसके बाद ओल्ड मास्टर नान ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो ये भी देख सकता था कि उसका पोता धीरे धीरे अपनी छोटी बहन के आगे झुक रहा था ताकि वो उससे जल्दी मिल जाए। फिर से 10 चक्कर लगाओ, और अगर तुम आधे अगरबत्ती के समय में दौड़ पूरी नहीं कर पाए तो तुम्हें रात में 3 अगरबत्ती के समय तक बैठना पड़ेगा। मैं भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। नान लुओ बंदर की तरह भागा। वह नहीं चाहता था कि उसे बैठने की सजा मिले, उसके पैर जवाब दे देंगे। नान हुआ ने अपनी आंखें झपकाईं। उसने इस दुनिया में समय की गणना के बारे में सीखना शुरू कर दिया था। समय की एक अगरबत्ती 1 घंटे के बराबर होती है। समय की आधी अगरबत्ती का मतलब आधा घंटा होता था। तुम आराम कर सकती हो, हुआ ए। बूढ़े मास्टर नान ने अपनी पोती को स्नेह भरी नजरों से देखा। नान हुआ ने अपने दादा की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। उसके लिए यह अजीब था कि उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसके दादा की तरह उसकी भलाई का ख्याल रखता था। वो अनाथ हुआ करती थी और हत्या के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु थी, लेकिन अब उसका परिवार था। प्रशिक्षण जारी रहा और शाम को नान हुआ ने अपने दादाजी की आस्तीन खींची। दादाजी, मैं लुओ के साथ मुकाबला करना चाहती हूँ। तुम लुओ के साथ मुकाबला करना चाहते हो? बूढ़े मास्टर नान दंग रह गए। उन्होंने एक पल के लिए अपनी पोती को देखा और फिर नान लुओ को देखा। भले ही ऐसा लग रहा था कि नान लुओ आसानी से लड़ रहा था, लेकिन वह जानता था कि नान लुओ को इस तरह सैनिकों के साथ स्वतंत्र रूप से मुकाबला करने में कितना समय लगेगा। जितने भी लोगों से वो मिला था उनमें से नान लुओ मार्शल आर्ट के मामले में एक विलक्षण प्रतिभा था। यही वजह थी कि उसने लड़के को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करने का फैसला किया। उसने नान हुआ को सिर्फ इसलिए साथ आने की अनुमति दी क्योंकि वो चाहती थी। लेकिन नान लुओ के साथ मुकाबला। बूढ़े मास्टर नान ने फिर अपनी पोती की ओर देखा। उसकी आंखें उन्हें पिल्ला जैसी आंखों से घूर रही थी। ओफ, ठीक है, वो जीत गई। बूढ़े मास्टर नान अपनी पोती से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे मना नहीं कर सके। ठीक है, लुओ हुआ एर तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहती है, उसके साथ नरमी से पेश आओ। आह! नान लुओ सैनिक के वार से बचने के लिए पीछे की ओर कूद गया और समय रहते रुक गया। उसने अपने दादा की ओर देखा और फिर अपनी छोटी बहन की ओर। उसका छोटा सा चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। बेशक, अगर हुआ एर मेरे साथ मुकाबला करना चाहती है तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा। नान हुआ ने नान लुओ को देखा और सोचा कि वह अपने कौशल का कितना उपयोग करेगी। उसने अब तक नान लुओ की लड़ाई देखी थी और इस मैदान में उसके दादा, उसके जुड़वां भाई, उस एक सैनिक और एक छाया रक्षक के अलावा कोई और नहीं था। ये तब तक ठीक रहेगा जब तक वो उन तरकीबों का इस्तेमाल नहीं करती जो कई हत्यारे करते हैं, क्योंकि उसके लिए उस तरह की तरकीब का इस्तेमाल करना अजीब होगा। साथ ही तलवार उस चाकू से अलग थी जिसका वह इस्तेमाल करती थी, इसलिए उसे भी अनुकूलन करने की आवश्यकता होगी। अब तक वो तलवार चलाने का प्रशिक्षण ले रही थी जो उसके दादाजी ने उसे सिखाया था, ताकि वो इसका उपयोग कर सके। ये कठिन नहीं था। तैयार हो? नान हुआ नान लुओ के सामने खड़ा था। नान लुओ ने सिर हिलाया। उसने अपनी तलवार बगल में खींची और मुस्कुराया। सावधान रहो, बहन। स्विश। आगे बढ़ना हमेशा से नान लुओ की शैली रही है। उसे पहले हमला करना पसंद था क्योंकि इससे चीजें ज्यादा रोमांचक हो जाती थीं। नान हुआ से पहले पहुंचने में उसे बस कुछ सेकंड लगे। लकड़ी की तलवार उठाकर नान हुआ ने उसके हमले को पूरी तरह से रोक दिया। उसने तलवार को एक तरफ खिसका दिया और अपने पैरों को घुमाते हुए अपने भाई की जांघ पर वार करने का लक्ष्य बनाया। स्विश। खतरे को भांपते हुए नान लुओ पीछे कूद पड़ा। उसने अपना शरीर घुमाया और आगे की ओर धक्का दिया, जिससे उसकी आंखें चमक उठी। लकड़ी की तलवार को रोकते हुए नान हुआ ने अपने शरीर को घुमाया और नान लुओ के सामने पहुंची। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी और वह शांत थी। उसने अपनी तलवार अपने भाई के कंधे की ओर घुमाई। वाह हुआ तुम बहुत निर्दयी हो, नान लुओ ने कहा और तलवार को पीछे धकेलकर एक बार फिर हमला किया। उसकी हरकतें पहले से ज्यादा तेज हो गईं क्योंकि मैदान में लकड़ी की तलवारों के आपस में टकराने की आवाज गूंजने लगी। ताक ताक ताक। जनरल, जो सैनिक अभी नान लुओ के साथ मुकाबला कर रहा था, वह ये देखकर दंग रह गया कि क्या हो रहा है। वह देख सकता था कि नान लुओ अपनी अधिकतम गति तक पहुंच रहा था जो लड़के ने उसके साथ मुकाबले के दौरान इस्तेमाल की थी, और फिर भी नान हुआ अभी भी उससे मुकाबला करने में सक्षम था। बूढ़े मास्टर नान ने अपनी उंगली अपने मुंह पर रख ली। उनकी आंखें भी अपने पोते पोतियों को गंभीरता से देख रही थीं। जब उन्हें नान लुओ की प्रतिभा के बारे में पता चला तो वे आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी उम्र के बच्चे का इतना अच्छा होना दुर्लभ था। यह बिल्कुल कच्ची ब्लेड की तरह था जिसे पॉलिश किए जाने का इंतजार था। लेकिन अब जब उसने नान हुआ को देखा, उसने अपनी पोती को अपने जुड़वां भाई की ट्रेनिंग देखते हुए देखा था।
उसकी आंखें उसके हरकतों पर ध्यान से नजर रख रही थी, मानो उसे पढ़ रही हो। अब जबकि वे दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे थे, ये स्पष्ट था कि नानहुआ नानलुओ की चाल से बहुत परिचित थी, क्योंकि वो आसानी से मुश्किल जगह पर चली गई और नानलुओ के हमले को कमजोर कर दिया। ये बूढ़े मास्टर नान ने अपने अधीनस्थ की ओर देखा। इस बारे में बाहर कुछ मत कहना, हो लियांग। हाँ जनरल, हो लियांग को पता था कि ओल्ड मास्टर नान एक उत्तराधिकारी की चाहत रखते थे और उन्होंने नान लुओ को एक बहुत अच्छा उत्तराधिकारी पाया। लेकिन अब जब उन्होंने नानहुआ की प्रतिभा देखी थी तो ये बहुत बेकार था कि वह एक लड़की के रूप में पैदा हुई थी। यदि वो लड़का होती तो वो स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण ले सकती थी और बहुत सारी सैन्य उपलब्धियां हासिल कर सकती थी। हम रुको। बूढ़े मास्टर नान की आंखें सिकुड़ गईं। ये युद्ध के बीच में था और वह इससे पहले दूसरे राज्य की एक महिला जनरल से मिल चुका था। शायद वो भविष्य की एक महिला जनरल पैदा करने में सक्षम हो। धप, नानहुआ पीछे कूद पड़ी। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। नानलुओ के हमले उतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसके छोटे हाथ में सीमित ताकत थी जो उसे सब कुछ रोकने की अनुमति नहीं देती थी। कई ऐसे हमले थे जिनसे उसे बचना चाहिए था, क्योंकि उसका भाई पीछे नहीं हट रहा था। नानलुओ ने देखा कि उसकी छोटी बहन का हाथ कांप रहा था। वह रुका और अपनी तलवार नीचे कर ली। बहन, क्या तुम ठीक हो? क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? तुम्हारा हाथ कांप रहा है। मेरा इतना कठोर होने का इरादा नहीं था। ब्लेटाक, बूढ़े मास्टर नान ने अपने पोते के सिर पर वार किया था। उसने अपने पोते को घूर कर देखा। तुम भाग्यशाली हो कि हुआ एर की ताकत तुमसे कम है, वरना तुम जमीन पर गिरकर रोते रह जाओगे। लेकिन नान लुओ ने दुखी भाव से अपना सिर पकड़ लिया। अगर ऐसा था भी तो उसके दादा को उसे क्यों मारना पड़ा? बूढ़े मास्टर नान ने नानहुआ को उठाया और तलवार खींच ली। उसने उसकी बाह को कोमलता से पकड़ रखा था, मानो उसे डर हो कि थोड़ी सी भी ज्यादा ताकत लगाने पर वह टूट जाएगी। उसके हाव भाव ऐसे लग रहे थे जैसे उसे अभी अभी कोई खजाना मिल गया हो। दादाजी, नानहुआ ने पूछा। आओ आओ, अंदर चले और तुम्हारा हाथ भिगो दे। चिंता मत करो, दर्द तुम्हें पता चलने से पहले ही चला जाएगा। अपने दादा को अपनी बहन के साथ कोमलता से पेश आते हुए और उसके साथ बुरा व्यवहार करते हुए देखकर नानलुओ ने अपनी आंखें घुमाई। हालांकि वह तब तक शिकायत नहीं करेगा जब तक कि उसके दादा का ध्यान उसकी जुड़वा बहन पर हो, न कि उसकी सौतेली बहनों या उसके पिता की रिखेलों से पैदा हुए सौतेले भाइयों पर। अगर दादाजी ने उन कमीनों से स्नेह दिखाने की हिम्मत की तो वे अपने दादाजी को नजरअंदाज कर देंगे। नानहुआ अपने दादाजी के अचानक बड़े स्नेह से हैरान थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसे लगातार गले लगाना चाहते थे और खुद ही दवा भी लगाना चाहते थे, फिर उसका भाई भी। दादाजी, मैं ही हूं जो हुआ एर को दवा दूंगा। आप क्या कह रहे हैं? आपका हाथ तो बहुत छोटा है, आप दवा ठीक से कैसे लगा सकते हैं? लेकिन दादाजी, आपका हाथ हुआ एर की तुलना में बहुत बड़ा है। मुझे मारना बंद करो या मैं बेवकूफ बन जाऊंगा। ओल्ड हो, मेरी मदद करो। हो लियांग, वो सैनिक जिसे ओल्ड मास्टर नान ने नान लुओ के साथ मुकाबला करने के लिए लाया था, ने केवल एक कड़वी मुस्कान दी और अपना सिर हिलाया। वो देख सकता था कि ये तीनों बस मजाक कर रहे थे और इस तरह उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान बन गई। एक हृदयस्पर्शी परिवार को देखना कहीं बेहतर था, बजाय उन परिवारों के जिनके सदस्य एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने में संकोच नहीं करते। खाना खाने के बाद सभी ने खाना खाया और नानहुआ अपने घर लौट गई। दूसरी ओर बूढ़े मास्टर नान ने छाया रक्षक हो लियांग और नान लुओ को अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। दादाजी, आप मुझे यहाँ क्यों बुला रहे हैं? मैं और अधिक सजा का हकदार नहीं हूँ। नान लुओ ने तुरंत मजाक उड़ाया। बूढ़े मास्टर नान ने नान लुओ के सिर पर वार करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन लड़का कमरे के दूसरी तरफ भाग गया था। मारना मना है, मारना मना है। तुम सच में एक बदमाश हो। बूढ़े मास्टर नान ने अपना सिर हिलाया। तुम हुआ एर कौशल के बारे में क्या सोचते हो, लुओ? नान लुओ ने मुस्कुराने से पहले अपने सिर के पीछे खुजलाया। वो अच्छी है और वो मेरी गति से मुकाबला करने में सक्षम है, यह अच्छा है। ऊंचाई में अंतर के कारण उसे सैनिकों से लड़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब वो नानहुआ के साथ लड़ रहा था तो वह समान ऊंचाई वाले किसी व्यक्ति पर निर्देशित आंदोलन का आसानी से उपयोग कर सकता था। यह उस समय की तुलना में बहुत बेहतर महसूस हुआ जब वो सैनिकों के खिलाफ लड़ रहा था। बूढ़े मास्टर नान ने सिर हिलाया। उसे भी ऐसा ही लगा। क्या तुम हुआ एर के साथ मुकाबला जारी रखना चाहोगे? नान लुओ ने सख्ती से अपना सिर हिलाया। यदि आप उसके बराबर आना चाहते हैं तो आपको अपना रात्रि प्रशिक्षण बढ़ाना होगा। विषय इस पर क्यों बदल गया? बूढ़े मास्टर नान ने अपने पोते के हाव भाव देखकर हंस दिया। उसने अपना सिर हिलाया। तुम्हारी बहन ने कुछ हफ्तों तक तुम्हारी लड़ाई देखने के बाद तुम्हारी सारी चालों का अंदाजा लगा लिया है। क्या तुम्हें लगता है कि जब वह अपनी बुनियादी काया को बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी तो तुम उसकी बराबरी कर पाओगे? नान लुओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और महसूस किया कि यह सच था। अभी प्रशिक्षण के दौरान ऐसा लग सकता है कि वह नानहुआ को पीछे धकेल रहा था, लेकिन वह देख सकता था कि वह उसकी सभी चालों का अनुमान लगाने में कामयाब रही और उसे रोकने या बचने के लिए उचित कदम उठाए। अगर ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी ताकत उससे ज्यादा थी तो उसे ही पीछे धकेला जाता। अपने निचले होठों को काटते हुए नान लुओ की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। उस मामले में कृपया प्रशिक्षण बढ़ाएं दादाजी, मैं और अधिक मजबूत बनना चाहता हूं।
अच्छा, अकादमी में ऐसे बहुत कम छात्र थे जो नान लुओ की मौजूदा उम्र में उसकी मार्शल आर्ट की बराबरी कर पाते। इस वजह से ओल्ड मास्टर नान को थोड़ी चिंता थी कि कहीं लड़का आत्मसंतुष्ट न हो जाए। अब जबकि उसे हराने वाली उसकी छोटी बहन थी जिसे वो बचाना चाहता था, तो यह उसे और भी ज्यादा उत्तेजित कर देगा। उसके बाद बूढ़े मास्टर नान ने हो लिया की ओर देखा। तुम भी हुआ एर के साथ मुकाबला करने के बारे में क्या सोचते हो? यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। जनरल हो लियांग नानहुआ की क्षमताओं को देख सकता था और उसे लगा कि अगर वो उसके प्रशिक्षण में भाग ले सकता है तो ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। कौन जानता है कि उस युवा लड़की का भविष्य कैसा होगा। अच्छा, बूढ़े मास्टर नान ने फिर छाया रक्षक की ओर देखा जो हमेशा की तरह छत पर छिपा हुआ था। उन दोनों की रक्षा करो। हाँ मास्टर। नान लुओ ने छत की ओर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ ली। मैं अभी भी उसे हर बार पहचानने में विफल क्यों रहा? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके प्रशिक्षण में कमी है युवा मास्टर। यह आपके रात्रि प्रशिक्षण का समय है। क्या आप तैयार हैं? नान लुओ को निंग शू पवेलियन में प्रशिक्षण के अलावा एक अलग प्रशिक्षण भी दिया गया था। यह एक विशेष प्रशिक्षण था जिसे ओल्ड मास्टर नान ने यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया था कि उनका पोता खुद की अच्छी तरह से रक्षा करने में सक्षम हो। बूढ़े मास्टर नान ने उन दोनों को जाते हुए देखकर अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपनी आस्तीन के नीचे से एक बांस की पट्टी निकाली और उसे मेज पर रख दिया। इसे बूढ़ी मैडम लॉन्ग को सौंप दो। मैं देखना चाहता हूं कि जब उसे पता चलेगा कि उसकी अपनी पोती दवा की जगह जहर ले रही है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। हाँ मास्टर। हवा के झोंके के साथ बांस की पट्टी गायब हो गई। बूढ़े मास्टर नान ने शुरू में बूढ़ी मैडम लॉन्ग को डराने की योजना नहीं बनाई थी क्योंकि यह सिर्फ बच्चों का मामला था और लॉन्ग जून यान को सिर्फ थोड़ा सबक सिखाना था। लेकिन अब जब उन्हें नान हुआ की प्रतिभा का पता चल गया है जो महिलाओं की दुनिया से संबंधित नहीं थी, तो बेहतर होगा कि बूढ़ी मैडम को पता चले कि उनकी पोती कितनी अच्छी है। इस तरह नान हुआ को उन मामलों के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी और वह जो भी करना चाहती थी उस पर पूरे मन से ध्यान केंद्रित कर सकी। अपने पोते पोतियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो ये सुनिश्चित करेगा कि उनका अंत बुरा हो। नान हुआ अपने क्वार्टर में लौटी। उसने देखा कि तीनों नौकर उसका इंतजार कर रहे थे। बाई येन आगे बढ़ी और नान हुआ के हाथ को देखा। उसने नान हुआ के हाथ को थोड़ा दबाया। मिस, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका हाथ खुरदुरा हो जाएगा। क्या इस नौकर को मास्टर से आपके लिए दवा तैयार करने के लिए कहना चाहिए? कठिन मोड़। उसके गोरे और चिकने हाथ को देखकर नान हुआ के चेहरे पर अजीब भाव आ गया। उसके दादाजी ने पहले से ही उसके लिए दवा लगा रखी थी क्योंकि उनके हिसाब से लड़कियों के हाथ चिकने होने चाहिए। दूसरी ओर नान हुआ को इसकी कोई परवाह नहीं थी। तुम क्या बात कर रहे हो? जियो यून ने बाइयेन के हाथ पर थप्पड़ मारा। मिस का हाथ बहुत चिकना है, ज्यादा दवा मांगने की जरूरत नहीं है। बाइयेन ने अपने होंठ बंद कर लिए लेकिन कुछ और नहीं कहा। म्यू यान भी आगे बढ़ा। मिस, क्या आप नहाना चाहेंगी? यह नौकर आपके लिए नहा लेगा। मैं नहाऊंगा, यह नौकर समझता है। बाकी दो नौकर सिर्फ नान हुआ का पीछा कर सकते थे। दरवाजे पर नान हुआ ने हाथ हिलाया। मैं खुद नहा लूंगी। हाँ, उसे अभी भी दूसरों द्वारा सेवा दिए जाने की आदत नहीं थी और नान हुआ का भी ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वह इसे अपनी आदत में शामिल करे। उसे आजाद रहना पसंद था और स्वाभाविक रूप से इसका मतलब था कि वो दूसरों द्वारा सेवा दिए जाने की भी इच्छा नहीं रखती थी। उसने कई ऐसी चीजें की जिनके बारे में अन्य लोगों को पता नहीं चलने दिया जा सकता था। नान हुआ की उंगली में एक सुई दिखाई दी। उसने प्रशिक्षण के लिए चुपके से सुई बाहर निकाली थी क्योंकि उसे सैनिक के बजाय हत्यारे के रूप में प्रशिक्षण की अधिक आदत थी। उस अंधेरी दुनिया में प्रवेश करने के क्षण से ही उसे जो नियम दिए गए थे वे थे कि हर चीज को हथियार बनाया जा सकता है। नान हुआ की उंगली में सुई तेजी से घूम रही थी, एक से दूसरी उंगली पर जा रही थी। अगर वह पर्याप्त सावधान नहीं होती तो सुई की नोक उसे चुभ सकती थी। यही वजह थी कि नान हुआ ने गेंद के बजाय इसे चुनना पसंद किया। इससे उसकी उंगली की गति के अलावा उसकी सतर्कता भी बढ़ जाएगी। मुझे चाकू से भी प्रशिक्षण लेना चाहिए, लेकिन मैं अभी भी चाकू नहीं छिपा सकता। रसोई में मौजूद चाकू भी बहुत अनुपयुक्त है। नान हुआ ने सुई को देखा और जो उसके पास पहले से था उसी से प्रशिक्षण लेने का निर्णय लिया। वो भविष्य में अपना प्रशिक्षण बढ़ाएगा।